मैं लाल किला हूं। लाल पत्थर, सफेद संगमरमर और अद्भुत वास्तुशिल्प से बना वो विशाल किला जो स्वतंत्र भारत की शान है। मेरी प्राचीर पर लहराता तिरंगा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। आप सोच रहे होंगे कि कोई किला कैसे बोल सकता है, वो तो बेजुबान होता है। लेकिन यह गलतफहमी है। किलों की जुबान तो होती है, लेकिन अक्सर उनको सुनने वाले कान नहीं होते। किले चुपचाप रहते हैं, लेकिन खामोश नहीं। इतिहास गवाह है कि जिन सल्तनतों और हुकूमतों ने किलों की पुकार सुनी, वो संभल गए, वक्त रहते बदल गए और मिटने से बच गए। तो कान और ध्यान लगाकर सुनिएगा। आज मैं आपको अपनी दास्तान सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो ये मेरी यानी लाल किले की कहानी है, लेकिन इस कहानी के पन्नों में भारतवर्ष का करीब 450 साल का इतिहास समाया है। ये कहानी शुरू होती है साल 1638 में। शाहजहां को मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभालते हुए 10 साल बीत चुके थे। उसकी राजधानी आगरा थी। शाहजहां यमुना नदी के किनारे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक बेहद खूबसूरत मकबरा बनवा रहे थे, जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। इसी बीच शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। शाहजहां ने दिल्ली में एक भव्य शाही किला बनाने का भी ऐलान किया। ज्योतिषियों और नजूमियों की राय से किले की नींव रखने का दिन मुकर्रर किया गया। वो तारीख थी 13 मई 1638। तो इस तरह मेरी यानी लाल किले की कहानी शुरू हुई। शाहजहां के पसंदीदा शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने मेरा डिजाइन तैयार किया। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही ताजमहल का भी खाका तैयार किया था। 9 साल तक हजारों मजदूर और कारीगर दिन रात मेहनत करते रहे। मैं धीरे धीरे आकार लेता रहा। शाहजहां चाहता था कि उसका यह किला मुगलों के बनाए किसी भी किले से बेहतर और बड़ा हो, और ऐसा ही हुआ। मेरा विस्तार 254 एकड़ में है। मेरी चारदीवारी करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है। दीवारों की ऊंचाई 35 मीटर तक है। उस समय मेरी टक्कर का कोई किला दिल्ली तो क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, और न ही उसके बाद शाहजहां के शाहकार को कोई दोहरा सका। मेरे हर कोने में वास्तुशिल्प का नायाब नमूना था। दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, मुमताज महल, नक्कार खाना और हयाते बख्श बाग, सब एक से बढ़कर एक। तराशे हुए पत्थरों पर सुंदर नक्काशी, बेलबूटे, खंबे से लेकर छतों तक चित्रकारी, मेहराब और बुर्जियां। इनकी खूबसूरती देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। मैंने एक बार शाहजहां के वजीरों को कहते सुना कि मुझ पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। यह तब की बात है जब आप 1 रुपया लेकर बाजार जाएं तो 704 किलो बादाम या 1000 किलो केसर खरीद सकते थे। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के दौर में इस तरह का किला बनाने में कितनी लागत आएगी। 1 रुपये स्क्वायर फीट से ज़्यादा खर्चा नहीं आता था बिल्डिंगों का, जबकि अच्छे से अच्छा मटेरियल इस्तेमाल होता था, अच्छे से अच्छा कारीगर काम करते थे, स्क्रीन्स और बड़ा बारीकी का काम होता था। और आज इस तरह की बिल्डिंग बनाना ही असंभव है, और अगर बना भी ली जाए तो 1 रुपये के जगह अब वो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। 6 अप्रैल 1648 को जब मेरा निर्माण पूरा हुआ, उस समय शाहजहां काबुल में था।
उसके दिल्ली आने के बाद बहुत बड़ा जलसा हुआ। शुभ मुहूर्त में शाहजहां ने किला मुबारक में कदम रखा। जी हां, मुगल काल में मेरा यही नाम था, किला मुबारक या मुबारक किला। जिस नाम से आप मुझे जानते हैं, यानी लाल किला, वो तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मुझे मिला। लेकिन वो दौर आने में अभी देर है। अभी तो शाहजहां का किला मुबारक में पदार्पण हुआ है। अगले 200 साल तक तमाम उतार चढ़ावों के बीच मैं मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक बना रहूंगा। उनके बनाए हुए कई किले, आप आगरे का भी लाल किला देखेंगे, उसकी जो साइज है वो कम छोटी नहीं है। कई अन्य जगहों पर उनके किले थे, लेकिन राजधानी में लाल किले के होने का गौरव जितना मुगल बादशाह को नहीं था, उससे ज़्यादा अंग्रेज इतिहासकारों को लगता था। और उनके लिए उस जगह को कैप्चर करना, अधिकार ले लेना सबसे बड़ा उद्देश्य होता था। इसलिए उसकी एक गरिमा और प्रतिष्ठा पर विचार लोगों को मन में आता रहा। जिस तरह उस दौर में मेरा नाम किला मुबारक था, उसी तरह दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद था, यानी वो शहर जिसे शाहजहां ने आबाद किया। दरअसल शाहजहां की योजना किले के इर्द गिर्द एक शहर बसाने की थी। आप जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, वो मेरी आंखों के सामने बसी थी। चांदनी चौक से लेकर तुर्कमान गेट तक बाजार और घर बनते चले गए और शहर बढ़ता चला गया। ये सब अभी चल ही रहा था कि इतिहास ने करवट ली। मेरी उम्र उस समय करीब 9 साल थी जब मैंने पहली बार राजनीति की भारी उथल पुथल देखी, सत्ता के लिए रिश्तों का खून होते देखा। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। हकीमों की सलाह पर वो दिल्ली छोड़कर आगरा गया ताकि आबो हवा बदल सके। लेकिन शाहजहां फिर कभी दिल्ली नहीं लौट पाया। जिस किले को उसने इतने अरमान से बनवाया था, वहां वो 10 साल भी नहीं रह सका। शाहजहां की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके शहजादों के बीच उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। कहते हैं कि शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को वारिस बनाना चाहता था, लेकिन उसके तीसरे बेटे औरंगजेब की नजर गद्दी पर थी। दारा शिकोह उदार और विद्वान था, जबकि औरंगजेब कट्टर और क्रूर। दारा शिकोह के भी नाम से जाना जाता रहा है। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, और हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़े बेटे के प्रति ध्यान हर पेरेंट्स का होता है। इस रूप में उसका एक विषय था कि उसको ही बनाया जाए, और उसकी घोषणा भी हो चुकी थी कि वो उत्तराधिकारी बनेगा। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 3 युद्ध हुए। तीनों में दारा शिकोह की हार हुई। दारा शिकोह जान बचाने के लिए भागकर गुजरात चला गया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे पकड़ लिया और मेरी आंखों के सामने अपने बड़े भाई का कत्ल करवा दिया। क्योंकि औरंगजेब को डर था कि अगर दारा शिकोह जिंदा रहा तो वो देर सबेर किला मुबारक पर, यानी लाल किले पर अधिकार जमा ही लेगा। और ये बात दिल्ली से दक्कन तक सब जानते और मानते थे कि जिसके पास मैं था वही मुगल बादशाह था। बादशाहत हासिल करने के लिए औरंगजेब ने अपने बीमार पिता को आगरा के किले में कैद कर लिया और बड़े भाई को रास्ते से हटा दिया। मैं पत्थर का बना हूं, लेकिन औरंगजेब के सीने में पत्थर का दिल था। उसने दारा शिकोह की हत्या के बाद उसका सिर एक बक्से में बंदकर शाहजहां के पास बतौर तोहफा भिजवाया था। शाहजहां ने जब उसे खोला तो वो बेहोश हो गए। शाहजहां कला प्रेमी शासक थे, लेकिन औरंगजेब में ये गुण नहीं था। फिर भी उसने मेरे नक्शे में 2 बदलाव किए। उसने मोती मस्जिद बनवाई और लाल किले के सामने एक दीवार खड़ी की, जिसे अब लाल किले की प्राचीर कहा जाता है, और जहां हर साल 15 अगस्त पर तिरंगा लहराया जाता है।
औरंगजेब ने यह प्राचीर तब बनवाई थी जब शाहजहां आगरा के किले में कैद था। जब शाहजहां को यह खबर मिली तो उसे अच्छा नहीं लगा। शाहजहां ने आगरा से औरंगजेब को संदेश भिजवाया, तुमने किलाए मुबारक के सामने दीवार बना दिया, जैसे दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया हो। मेरी संरचना में 6 द्वार थे। दिल्ली गेट से लाहौरी गेट तक। लाहौरी गेट इसलिए क्योंकि यह दरवाजा लाहौर की ओर खुलता था। औरंगजेब मुगल वंश का 6ठा शासक था, जिसने 50 साल शासन किया। मैं गवाह हूं कि किस तरह औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ और पश्चिम में सिखों ने मुगलों से बगावत कर दी। औरंगजेब की मौत 1707 में। उसके बाद मुगल साम्राज्य की कमजोरियां उभर कर सामने आ गई। औरंगजेब के बेटों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। मुगल खानदान में खूनी लड़ाई चलती रही। ज्यादातर टकराव मेरी चारदीवारी के अंदर होते थे, लेकिन एक लड़ाई ऐसी हुई जब मुगल बादशाह के दुश्मनों ने मुझे बंधक बना लिया था। वो साल था 1719। फर्रुखसियर तब मुगल बादशाह हुआ करता था। 27 फरवरी 1719 की रात दिल्ली पर हमला हुआ। इसकी अगुवाई मारवाड़ का राजा अजीत सिंह कर रहा था। उसकी फर्रुखसियर से पुरानी रंजिश थी। अजीत सिंह और उसकी फौज ने मुझे यानी लाल किले को चारों ओर से घेर लिया। फर्रुखसियर की शाही सेना ने मुकाबला किया, लेकिन सुबह होते होते मुगलिया फौज के पांव उखड़ गए। अजीत सिंह और उसके सेनापति किले में घुस गए। उन्होंने फर्रुखसियर को पकड़ लिया और मार दिया, और फिर उन्होंने रफी उद दर्राजत को बादशाह बना दिया, जो उनकी कठपुतली था। यह पहला मौका था जब मुगल राजवंश से बाहर के किसी व्यक्ति ने लाल किले में घुसकर मुगलों को चुनौती दी थी और तख्ता पलट दिया था। लेकिन यह तो बस झांकी थी। मुगल सल्तनत के टूटने और टूटकर बिखरने की कहानी अभी बाकी है। ठीक 20 साल बाद नादिर शाह ने इस कहानी का सबसे विध्वंसक अध्याय लिखा, और मैं इसका भी साक्षी बना। नादिर शाह फारस का राजा था। उसने मुगलों के खजाने और अथाह दौलत की कहानियां सुनी थी। वो जानता था कि मुगल फौज कमजोर है, शाही खानदान में फूट है। मुगल सल्तनत की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला जैसा बादशाह था, जिसे शासन और सेना से कोई मतलब नहीं था, और वो अपना पूरा वक्त नाच गाने और मनोरंजन में बिताता था। आपको देश में तमाम मुगल बादशाहों के नाम की सड़क मिल जाएगी, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के नाम की गाली भी नहीं मिलेगी। जब रंगीला को उसके खुफिया तंत्र ने नादिर शाह के कूच की खबर दी, तो उसने चिट्ठी को शराब के प्याले में डुबो दिया। 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। गजनी, काबुल, लाहौर और सिंध होते हुए वो हरियाणा तक पहुंचा। तब जाकर रंगीला को अपनी फौज भेजनी पड़ी। करनाल में दोनों का आमना सामना हुआ। मुगल फौज ने 3 घंटे की लड़ाई में ही आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके बाद नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। उसकी सेना ने शहर को लूटा ही नहीं, कत्लेआम भी मचाया। हजारों लोग मारे गए। मेरी उम्र तब 90 साल थी, और मैंने इतना भीषण रक्तपात कभी नहीं देखा था। नादिर शाह 3 दिन तक दिल्ली में रहा। मेरी आंखों के सामने उसने शाही खजाने को भी जी भर के लूटा। वो अपने साथ बेशकीमती तख्ते ताऊस यानी स्वर्ण मयूर सिंहासन भी ले गया, जो मुगलों की शान था। इसके साथ नादिर शाह कोहिनूर भी ले गया, जो तख्ते ताऊस से जड़ा हुआ था। कहते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली में इतनी दौलत लूटी कि उसे अपने देश में 3 साल तक टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।
नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो उसका एक सेनापति अहमद शाह अब्दाली भी साथ था। नादिर शाह की मौत के बाद अब्दाली ने दिल्ली पर हमला कर लूटपाट की, वो भी एक बार नहीं 8 बार। उर्दू के मशहूर शायर मीर तकी मीर दिल्ली में ही रहते थे। उन्होंने विदेशी हमलों से बेहाल दिल्ली के दर्द को अपनी शायरी में आवाज दी। दिल की वीरानी का क्या मजगूर है, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया। मैं अपनी अजीज दिल्ली को लुटता जलता देखता रहा। जब मुगल बादशाह दिल्ली को नहीं बचा सके, फिर मैं तो बस एक किला था। मैं तो बस अपने दामन में इतिहास के पन्ने समेटता रहा। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण और गृह युद्ध की वजह से मुगल साम्राज्य जर्जर हो चुका था। इसके बाद वो कभी संभल नहीं पाया। 1788 में मराठा छत्रप महादजी सिंधिया के हाथों में मेरी यानी लाल किले की चाबी आ गई। मुगलों को उनके साथ सुरक्षा की संधि करनी पड़ी। 18वीं सदी के अंत तक मराठा शासकों का दिल्ली पर प्रभाव था, लेकिन 1803 के अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद हालात बदल गए। इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। शाह ये बादशाह बने। वो साल था 1837। कभी कभी दारा शिकोह की याद आती थी। दोनों विद्वान थे, दोनों को सियासत से ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक था। बहादुर शाह जफर बड़े उम्दा शायर थे। वो सूफी ख्यालात के संवेदनशील इंसान थे। जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब, फहमो जका जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। लेकिन कामकाज और शायरी में फर्क होता है। सल्तनत गजल या नज्म से नहीं चलती है। मुगल और मराठा के कमजोर पड़ने के बाद कोई केंद्रीय शक्ति बची ही नहीं। दूसरी तरफ अंग्रेज अब काफी ताकतवर हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी कि वो भारत को दोनों हाथों से तभी लूट सकती है जब उसके पास शक्तिशाली सेना होगी। इसलिए उसने अपनी फौज को मजबूत करने पर ध्यान दिया। अंग्रेजों की सेना में छोटे पदों पर ज्यादातर भारतीय सिपाही ही होते थे। अंग्रेज इनके साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार करते थे। इन्हीं भारतीय सिपाहियों ने 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया और मैं उस क्रांति का सबसे बड़ा साक्षी हूं। मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को भारतीय जवानों ने अंग्रेजी सेना से विद्रोह किया। अंग्रेज अफसरों को मार डाला। फिर उन्होंने दिल्ली कूच किया। दिल्ली के सैनिकों ने भी उनका साथ दिया। 11 और 12 मई को बागी सैनिकों ने दिल्ली को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त करवा दिया। इसके बाद वो सीधे लाल किले पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर के लिए यह सब कुछ अप्रत्याशित था। उनकी उम्र 82 साल हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में अब भी जान थी। बहादुर शाह जफर ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस आयु में उनसे विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कहा जाएगा। शायद उन्हें सैनिक विद्रोह की सफलता पर पूरा भरोसा भी नहीं था, लेकिन वो तैयार हो गए। बहादुर शाह जफर ने देश के तमाम राजाओं और नवाबों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में साथ देने को कहा। मुगल बादशाह की अपील खाली नहीं गई। दिल्ली से लेकर ग्वालियर और बिहार के भोजपुर तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई। यह पहला मौका था जब कोई मुगल बादशाह इस तरह से एक जन क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन दिल्ली को अंग्रेजों ने कुछ ही महीनों के अंदर दोबारा अपने कब्जे में ले लिया।
जब बहादुर शाह जफर को लगा कि अंग्रेज लाल किले पर धावा बोल देंगे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे के पास पनाह ली, लेकिन अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं वो खौफनाक दिन नहीं भूल सकता हूं जब बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान और पोते अबू बकर को अंग्रेजों ने खूनी दरवाजे पर मार डाला था। अंग्रेजों ने जिस तरह क्रांति को कुचलने के लिए बर्बरता दिखाई, उससे जफर का कवि हृदय रो पड़ा। नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल। न घर है न दर है, रहा एक जफर है, फकत हाले दिल्ली सुनाने के काबिल। बहादुर शाह जफर पर विद्रोह भड़काने और अंग्रेजों की हत्या में साथ देने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और इसके लिए अदालत लगी मेरे यानी लाल किले के परिसर में। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया। अपनी धरती को छोड़ते हुए बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी मिल न सकी कुएं याद में। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को जबरदस्त झटका दिया था। इस विद्रोह के नेता थे मुगल बादशाह और मुगल साम्राज्य का प्रतीक था लाल किला। इसलिए अंग्रेजों का गुस्सा विध्वंस बनकर मुझ पर बरसा। मेरे परिसर के अंदर मौजूद करीब 80% इमारतों को अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया। मुझे इंतजार था देश की आजादी का। गुलामी की बेड़ियों के टूटने की पहली आवाज मुझे सन 1945 में सुनाई पड़ी, जब आजाद हिंद फौज के कमांडरों का मुकदमा मेरे परिसर में चलाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान को अंग्रेजों ने कोर्ट मार्शल किया था। इस मुकदमे ने समूचे भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार ला दिया। इस ट्रायल में अंग्रेजों की हार हुई। ब्रिटिश हुकूमत ने हवा के रुख को अब भांप लिया था। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की।
Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। इंतकाम लेते हैं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना सर, अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ठीक है DNA। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं।